बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। एक मरतबा फिर ये मसला बन चुका है, जो खुसूसी इख्तियारात है रेंजर्स के, उसकी मुद्दत 15 अप्रैल को ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त क्या वजह बनी कि सिंध हुकूमत इख्तियारात में तोसी नहीं कर रही, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए मशाल खान केस की। मशाल खान वो नौजवान जिसको मर्दान में वली खान यूनिवर्सिटी में बेरहमी से कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसके अपने कुलीग्स थे, उसके अपने कॉलेज के साथी थे। आज इस केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मशाल खान का दोस्त अब्दुल्ला, उसने अपना बयान जमा करवाया है मजिस्ट्रेट को, यानी कि अदालत को उसने 164 का बयान जमा करवाया है, और ये बयान बड़ा ही अहम बयान है। अब्दुल्ला ने अपने बयान में ये बताया है जो तात थी सारी 13 अप्रैल को वाकया कैसे पेश आया, कैसे उसको और इसके दोस्त मशाल खान को फंसाने की कोशिश की गई, और बाद में मशाल खान को किस तरीके से उसके साथियों ने यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कत्ल किया। अब्दुल्ला ने अपने बयान में ये बताया है कि सबसे पहले उस पर भी तौहीन और गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा था, उसको भी कॉलेज में मारा पीटा गया था, बाद में उसको चेयरमैन के बाथरूम में बंद कर दिया गया था, वहां पर भी आके स्टूडेंट्स ने उसको मारा पीटा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि चंद जो स्टूडेंट्स जो वाकिफ थे अब्दुल्ला से, वो और लोकल पुलिस वहां पर वक्त पर पहुंची, जिसने अब्दुल्ला को स्टूडेंट्स के पीटने से बचा लिया। अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि जब उस पर तौहीन और गुस्ताखी का इल्जाम लगा था, तो उसने अपनी सफाई पेश करने के लिए कलमा तैयबा पढ़ा और उसका तर्जुमा भी किया, उर्दू में भी तर्जुमा किया, पश्तो में भी उसका तर्जुमा किया, ताकि वो बता सके कि वो मुसलमान है। अब्दुल्ला ने अपने बयान में यह भी लिखा है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल यकीन रखता है, और यही बात उसने अपने दोस्त के लिए मशाल खान के लिए भी कही कि वो एक सच्चा मुसलमान था, और ये बताया कि कॉलेज में बड़ा ज़बरदस्त तालिब इल्म था, टॉप करता था हर सेमेस्टर में, रहमदिल शख्स था और बड़ा ही अच्छा लड़का था जिसको कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कत्ल किया है। मशाल खान के हवाले से अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि जब मैंने अपनी बेगुनाही साबित की कलमा पढ़ के, तो इसके बाद स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, मुझ पे दबाव डाला कि तुम गवाही दो कि मशाल खान जो है वो तौहीन करता है, वो गुस्ताख है, वो तौहीन मजहब करता है। जिस पे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने इनकार किया, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था कि मशाल खान ने किसी किस्म की गुस्ताखी की हो या कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हो, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। और उसके बाद उसको जो है चेयरमैन ऑफिस के बाथरूम में बंद कर दिया गया था, जहां पे बाद में कॉलेज स्टूडेंट्स ने उसको मारा पीटा भी था। एक बड़ा अहम सवाल इंतजामिया के हवाले से भी खड़ा होता है, क्योंकि आज के इस बयान में अब्दुल्ला ने जो अदालत के सामने बयान रखा है, उसमें उसने बताया कि 2 रोज पहले मशाल खान ने कॉलेज की इंतजामिया के हवाले से तनकीद की थी, और एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि उसमें इंतजामिया की जो कोताहियां हैं वो उसने उस टीवी इंटरव्यू में बताई थी, जिसके बाद इंतजामिया बहुत गुस्सा थी मशाल खान के ऊपर। तो बड़ा अहम सवाल उठता है इंतजामिया पे भी, और क्या इंतजामिया को शामिल तफ्तीश किया जाएगा, किस किस को किया जाएगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। चेयरमैन ऑफिस के बाथरूम में बंद किया गया, क्लर्क रूम में बंद किया गया अब्दुल्ला को। ये तमाम सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मामले में इंतजामिया का किरदार नजर आता है। ये तो रहा अब्दुल्ला का बयान, जो कि दोस्त था, जो कि उस दिन बच गया, स्टूडेंट्स के हाथों मार खाता रहा, लेकिन उसकी जान जरूर बच गई। एक और बयान भी आपके सामने रखते हैं, और ये बयान है मुल्जिम वजाहत का। मुल्जिम वजाहत ने भी बयान दिया है, और उसने अपने बयान में इस चीज का एतराफ किया है कि उससे जुर्म हुआ है। उसने बताया है कि तमाम वाक़े की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वजाहत को मजबूर किया था मशाल खान, जुबैर और अब्दुल्ला के खिलाफ बयान देने के लिए, और उसने ये भी कहा है कि तौहीन रिसालत का बयान जो मैंने इन लोगों के हवाले से दिया, वो यूनिवर्सिटी के कहने पे दिया। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक वहीद इस वक्त मौजूद हैं। तारिक, ये मुल्जिम है वजाहत इस केस में जिसको हिरासत में लिया गया था, इसकी तरफ से बयान आया, क्या तफसीलात हैं इसकी?
بالکل شہزاد، جو ملزم طالب علم ہے وجاہت، اس کی طرف سے ابھی جو تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے جو مقامی عدالت میں جمع کیا گیا ہے، اس سے میرے خیال میں اس واقعے کی پوری گتھی جو ہے سلجھ رہی ہے اور یہ اسی واقعے کا مرکزی کردار سامنے آ رہا ہے۔ وجاہت نے جو اپنا تحریری بیان حلفی جمع کیا ہے، اعترافی بیان ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ وقوع کے دن جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ریپرزنٹیٹو ہے، مدثر نام کا لڑکا ہے، اس نے اسے کال کی کہ آپ ڈپارٹمنٹ پہنچ جائے، ایک ضروری اجلاس کرنی ہے۔ وجاہت کے مطابق جب وہ وہاں پر پہنچے تو تقریباً 20-25 لوگ وہاں پر موجود تھے، جن میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کے افراد بھی تھے، اور وہاں پر موجود جو سیکیورٹی انچارج ہے بلال، جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے مشال اور اس کے دوستوں کے حوالے سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے اعتراف کیا ہے وجاہت نے کہ بالکل اس نے مشال اور اس کے دوستوں کے خلاف گواہی دی، بیان دیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ توہین رسالت میں ملوث ہے، اور وجاہت نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ مذہبی خیالات جو تھے مشال کے، ان سے ان کا اختلاف تھا اور اکثر ان کے ساتھ بحث مباحثے بھی ہوتے تھے، تو اس نے اس پر ندامت کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی وجاہت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات میں تصدیق کے لیے جو ہے ریاست سے رجوع کیا جائے، قانون سے رجوع کیا جائے، پھر کارروائی کی جائے۔ تو اس تحریری بیان میں وجاہت نے وقوع کی تمام جو پہلے وہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی، یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو اہم بات اس میں سامنے آئی ہے اس بیان میں، وہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں جو سیکیورٹی انچارج تھا، جس کا نام بلال بخش بتایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے وجاہت نے کہا ہے کہ باقاعدہ اس نے جو اجلاس کے شرکاء تھے ان کو اکسایا، ان کو اشتعال دلایا، اور یہاں تک جو سیکیورٹی انچارج نے کہا کہ اگر کسی نے مشال اور اس کے دوستوں کی حمایت کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، بلکہ یہاں تک کہ سیکیورٹی انچارج نے مشال کو قتل کرنے کی بات بھی کی۔ تو میرے خیال میں اس بیان کے بعد جو خبریں آ رہی تھی کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اس واقعے میں ملوث ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ کے کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے کیس میں جو تفتیش ہو رہی ہے اس میں شامل کیا گیا ہے؟ ابھی تک تقریباً 22 افراد جو ہے وہ گرفتار ہے، جبکہ 32 افراد ہیں جن کی شناخت ہو چکی ہے کہ وہ اس بلوے میں، اس تشدد اور مشال کے قتل میں ملوث ہے۔ تو ان 22 جو گرفتار افراد ہیں، ان میں جو ہے 3 گرفتار ہو چکے ہیں جن کا تعلق ولی خان یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے، جن میں ایک لائبریرین ہے، ایک فزیکل انسٹرکٹر ہے اور ایک دوسرا عہدیدار ہے، جبکہ 3 افراد جو ملازمین ہیں وہ تاحال روپوش ہے، جن کے خلاف ابھی پولیس کارروائی کری ہے، لیکن تاحال ان کی گرفتاریاں عمل میں نہیں لائی گئی۔ تو اپنے بیان میں وجاہت نے جس سیکیورٹی آفیسر کا ذکر کیا ہے بلال، وہ اب تک جو ہے گرفتار نہیں ہوا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے اکسایا بھی ہے اور لڑکوں کو اشتعال بھی دلوایا۔ بالکل، ابھی جو پولیس ذرائع سے اور وہ کام سے متعلقہ سے ہماری بات ہوئی تو ان کے مطابق جو اصل ملزم ہے اس بلوے کو اٹھانے میں، مشتعل کرنے میں، اس میں بلال بخش کا بنیادی کردار ہے، لیکن تاحال وہ گرفتار نہیں ہے اور اسی گرفتاری کے لیے ابھی چھاپے مار رہے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا تھا 6 ملزم ہیں جو یونیورسٹی کے ملازمین ہیں، ان میں 3 گرفتار ہیں اور جو افراد روپوش ہیں ان میں بلال بخش بھی شامل ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ طارق وحید، ہمیں آپ کے لیے بتا رہے تھے۔ ملزم وجاہت نے بیان دیا ہے، شرمندہ ہے اپنے بیان پر جو اس نے ان لڑکوں کے خلاف دیا، یعنی کہ عبداللہ کے خلاف، مشال خان اور زبیر کے خلاف جو بیان دیا، اور اس نے ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ پہ ڈالی ہے کہ انتظامیہ کے کہنے پہ، یونیورسٹی انتظامیہ کے کہنے پر اس نے یہ بیان دیا ہے۔ عبداللہ کا سٹیٹمنٹ ہو یا وجاہت کا یہ بیان ہو، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان لڑکوں کو، عبداللہ کو، مشال خان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک جھوٹا الزام ان پر لگا کے ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور یہ بات ان کے والد صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، مشال خان کے والد صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جب بھی گھر پہ آتا تھا تو ہم سے بات کرتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے جو ہے ہمیں سناتا تھا۔ ان کے والد پہلے ہی کہہ چکے تھے، لیکن اب تک جو ثبوت بھی سامنے آئے ہیں ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان لڑکوں نے مذہب کی توہین کی ہو یا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات چیف منسٹر خیبر پختونخوا پنجاب پختونخوا اسمبلی میں کہیں، اور اس کے علاوہ جو آئی جی ہیں خیبر پختونخوا وہ بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے تھے آج کہ کسی قسم کے ثبوت ان لڑکوں کے خلاف نہیں ملے ہیں۔ رپورٹ آ رہی ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں نکلی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس کا ریکارڈ نکالا گیا موبائل کا، کوئی ٹیکسٹ، کوئی ایسی چیز اس میں موجود نہیں ہے۔ تو ایک یا شیطانی ہو سکتی ہے یا کسی کی ذاتی فیل ہو سکتا ہے کہ موت کو اٹھا کر انہوں نے ایک اشتعال میں ڈال دیا، انہوں نے اٹیک کر دیا اور بہت ظلم ہوا ہے۔ پولیس کی جے آئی ٹی ٹیم نے 22 قاتل گرفتار کر لیے ہیں۔ مشال، عبداللہ اور زبیر پر جو الزامات تھے
उन इल्जामात की रोशनी में हमें ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश या अदालती कार्रवाई हो सके। सीएम और आईजी केपी दोनों यही कह रहे हैं कि किसी किस्म के सबूत हमें नहीं मिले कि इन लड़कों ने ब्लास्फेमी की हो, इन लड़कों ने तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत की हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शख्स मुर्तकिब होता है तौहीन मजहब का, तौहीन रिसालत का, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान कवानीन में सजाए मौत भी है इन लोगों के खिलाफ जिन लोगों पर यह जुर्म साबित होता है, लेकिन ये सजा देने का हक और ये सजा देने का इख्तियार सिर्फ रियासत पाकिस्तान को है, पाकिस्तान के इदारों को है। किसी फर्द को या किसी मजमे को ये इख्तियार नहीं है कि वो सजा देगा अगर उनको लगता है कि किसी ने तौहीन रिसालत की है या मजहब की तौहीन की है। तो ये हक इज्तिमाई हक भी नहीं है किसी मजमे को, ये किसी इंफराद को नहीं है, ये हक सिर्फ जो है रियासत पाकिस्तान को है। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, जो अदम बर्दाश्त है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं। और कई मर्तबा तो ये देखा जाता है कि झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है तौहीन का, गुस्ताखी का, और उसके बाद लोग मुश्तइल हो जाते हैं और लोग वही करते हैं जो उस दिन स्टूडेंट्स ने मिशाल खान के साथ किया। तो ब्लास्फेमी का लॉ पाकिस्तान कवानीन के मुताबिक मौजूद है जो कि सख्त से सख्त सजा देता है तौहीन और गुस्ताखी करने वालों को, लेकिन इस कानून का मिस यूज भी हो रहा है, इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। और ये बात हम नहीं कहते, ये पाकिस्तान में उलमा हजरात भी कहते हैं। और इसीलिए 3 उलमा हजरात से हमने बात की और उनसे हमने कुछ अहम सवालात इस इशू के हवाले से रखे, क्योंकि हसास सब्जेक्ट है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए हमने बेहतर जाना कि जो अल्लामा है, जो आलिम है, उनसे उनकी राय ली जाए इस इशू पर। तो हमने बात की अल्लामा रागिब नईमी साहब से, मुफ्ती नईम साहब से और इसके अलावा अल्लामा अमीन शहीद साहब से, और उनके सामने हमने 3 बड़े अहम सवाल रखे हैं ब्लास्फेमी के हवाले से और ख़ास तौर पे ये जो मिशाल खान का केस था। पहला सवाल हमने इन तीनों हजरात से ये किया और उनसे पूछा कि किसी शख्स पर अगर ये साबित भी हो जाए कि वो तौहीन में या गुस्ताखी में मुलविस था, तो क्या ये हक सिर्फ रियासत को है कि उनको सजा दे, या लोग अपने हाथ में कानून को ले सकते हैं और खुद सजा दे सकते हैं? तो इन तीनों की राय क्या थी, सुनिए जरा। पाकिस्तान के अंदर 295C के नाम से एक कानून बना कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की अगर हरकत हो तो पाकिस्तानी कानून की रोशनी में भी ऐसे शख्स को मौत की सज़ा देने का इख्तियार रियासत को है। मुतअद्दिद ऐसे मौक़े, ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें इसी 295C को उन्वान बनाकर लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया या उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद प्रूफ कोई नहीं था। उस कानून के गलत इस्तेमाल को एक बहुत बड़ा जुर्म करार देना चाहिए और वो जुर्म है भी, जिसके नतीजे में एक मुसलमान या एक बेगुनाह शख्स वहशी इंसानों के जत्थों का शिकार हो जाए और उसकी हुर्मत, उसकी इज्जत, उसकी जान, उसका बदन सब कुछ पामाल हो और ता आखिर उसका ख़ानदान भी सर उठाने के काबिल न रहे। ये किसी भी सूरत में किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर और किसी भी इस्लामी कानून की रोशनी में या पाकिस्तान के अपने किसी कानून की रोशनी में इसका किसी तरह का कोई जवाब नहीं बनता। किसी भी शख्स ने अगर तौहीन मज़हब की है या तौहीन रिसालत की है, इन दोनों सूरतों के अंदर किसी शख्स को इनफरादी तौर पर या किसी जमात को इनफरादी तौर पर सज़ा देने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ये रियासत का काम है कि रियासत उनको सज़ा दे या सज़ा ना दे। लिहाजा अगर कोई शख्स अपने तौर पर सज़ा देता है तो वो मुजरिम है। जब मामला हो तौहीन मज़हब का या तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसमें कोई फ़र्द पहले इल्ज़ाम लगाए और इल्ज़ाम लगाने के मुल्ज़िम को ख़ुद साख्ता सज़ा दी जाए, शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है और उसके साथ साथ कानून भी किसी तरीके से इस इजाज़त को नहीं देता है और ना ही किसी के लिए रवा है कि वो इस तरह खुद साख्ता तौर पे सज़ाएं देना शुरू हो जाए। इसके बाद इन्हीं हजरात से हमने ये भी पूछा कि तौहीन का कोई शख्स अगर झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो इस्लाम उस हवाले से क्या कहता है और सज़ा क्या होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके खिलाफ सज़ा क्या होनी चाहिए। तो इन हजरात ने क्या कहा, सुनिए।
पाकिस्तान में एक कानून अगर सज़ा का बना है कि जो तौहीन रिसालत करे उसकी सज़ा ये होनी चाहिए, तो उसके मुकाबले में जो किसी बेगुनाह को किसी इस तरह के इल्ज़ाम में कत्ल करता है जबकि वो बात साबित नहीं होती और कातिल हकीकी माना में मुजरिम होता है, तो उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उस मकतूल को उस जुर्म के अंजाम दही के नतीजे में मिल सकती थी। देखिए, बात यह है कि अगर कोई शख्स तौहीन रिसालत हो या तौहीन मज़हब हो, ये कोई मामूली मसला नहीं है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनकी वजह से हमें दीन पहुंचा है, मुसलमान है, अब हमारे नबी पर तौहीन लगाता है और वो झूठ लगाता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको इतनी सख्त तरीन सज़ा दी जाए और वो भी रियासत दे इस बात पर कि भाई तूने झूठ बोलकर दूसरों की ज़िंदगियों को दांव पर लगाया और दूसरों को माशरे से काटा, तो लिहाजा उनको इतनी सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा गलत बयानी से वो रुके। वो ऐसी बात को दूसरे से मंसूब कर रहा है जो उस आदमी ने कही ही नहीं, और दूसरा ये कि उसमें वो ऐसे कलिमात को बयान कर रहा है और बयान करने के बाद उसे दूसरे से मंसूब कर रहा है। हदीस मुबारक में आता है दूसरे आदमी की तरफ किसी भी एतबार से कुफर को मंसूब नहीं करना चाहिए जब तक कि उसमें वजह कुफर मौजूद ना हो, और अगर वजह कुफर मौजूद नहीं है और कोई आदमी कुफर को मंसूब करता है दूसरे की तरफ, तो वो कुफर वापस लौट कर आ जाता है। तो गोया इल्ज़ाम उस तौहीन का लौट कर उस आदमी की तरफ वापस आएगा। और ये कानून भी प्रोविज़न देता है कि कोई ऐसा जुर्म जिसमें किसी को झूठे तरीके से मुलव्वस किया गया हो, तो इल्ज़ाम लगाने वाले को भी उसी किस्म की सज़ा का सामना करना पड़ता है। और जैसे हमने आपको बताया कि पाकिस्तान कवानीन के मुताबिक कवानीन मौजूद हैं जो कि गुस्ताखी करने वाले को, तौहीन करने वाले को सज़ाए मौत तक देते हैं, लेकिन इन उलमा हजरात से हमने ये भी पूछा कि कोई शख्स अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है, या जो गलत इस्तेमाल का ट्रेंड हमने देखा है कि पिछले सालों में बहुत देखा गया है, लोग अपने हाथ पे कानून ले लेते हैं, खुद ही फैसला करते हैं और इसके बाद एग्जीक्यूट भी खुद ही करते हैं, तो इन लोगों के हवाले से वो क्या कहते हैं और इनको इस ट्रेंड को रोका कैसे जाए, इसमें इस ट्रेंड को रोकने में किस तरीके से मदद की जा सकती है, तो इस हवाले से क्या कहा इन्होंने, सुनिए जरा। इसके लिए रियासत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए और माशरे से शिद्दत पसंदी के रुझान का खात्मा करना चाहिए, और उसके लिए अच्छे और बुरे लोगों की तमीज़ किए बगैर जो भी शिद्दत पसंद होगा, जो भी दहशतगर्द होगा, जो भी लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल करके माशरे के अमन को तहबाला करेगा, उसके साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। दुनिया में जो भी कानून है, कत्ल का हो या तौहीन रिसालत का हो, अगर उस कानून को कोई आदमी गलत इस्तेमाल करता है तो ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको रोके। अगर रियासत नहीं रोकेगी तो नतीजतन फिर खराबी होगी। और रियासत, वजह क्या होती है कि रियासत क्यों नहीं रोक पाती कि एक आदमी ने तौहीन रिसालत की है, अगर वो साबित हो जाता है तो अदालत को चाहिए सज़ा दे दे, अगर साबित नहीं होता तो बरी कर दे। 10-10 साल 20-20 साल लोगों को लटका के रखना, तो लोगों में फिर तहम्मुल ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं हम अदालत में जाते हैं, हमारे फैसले नहीं होते, तो लोग कानून को फिर अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए हमारा अदलिया का जो निज़ाम है, पुलिस का जो निज़ाम है, वो इतना ख़राब निज़ाम है, किसी की औलाद को कत्ल कर देता है तो वो 10 साल केस लड़ रहा है, गवाह लाओ, फलां चीज़ें खाओ, नतीजतन वो कहता है यार मैं इस चक्करों में क्यों पढ़ूँ, मैं खुद ही मार देता हूँ उसको। अगर हमारे यहाँ इंसाफ सस्ता हो और जल्दी हो, दोनों बात हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग फिर कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि वसी लेवल पे हमें कैंपेन करने की ज़रूरत है जिसमें इस तरफ लोगों को लाया जाए, और दूसरी तरफ माशरे की ये तरबियत करने की भी ज़रूरत है कि वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें जब तक कि वो तहकीक ना कर लें, और तहकीक करने के लिए हुकूमती अदारे हमारे सामने मौजूद हैं। मिशाल खान का केस ज़्यादा तशवीशनाक है माजी के केसेस के मुकाबले में, क्योंकि माजी में हमने ये देखा था कि किसी पर अगर कोई इल्ज़ाम लगता था, कोई कह देता था कि फ़लाँ ने तौहीन किए या गुस्ताखी किए, तो मॉब की सूरत में हमला कर दिया जाता था, लेकिन वो मोहल्लों में होता था, हमें नहीं पता होता था कि उनमें से कौन लोग पढ़े लिखे हैं कौन अनपढ़ है। लेकिन ये वाकया वली खान यूनिवर्सिटी में हुआ है, पढ़े लिखे नौजवानों का जो अदम बर्दाश्त है, जो इंतहा पसंदी उनमें है, ये उसकी अक्कासी करता है। इसीलिए
ہم یہ کہتے ہیں کہ آگ بہت پھیل چکی ہے، اس آگ کو مزید پھیلنے سے بچانا ہوگا اور اس میں تمام لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. معاشرے نے بھی کرنا ہے، ریاست نے بھی کرنا ہے، عدلیہ نے بھی کرنا ہے، جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر اس کو اس وقت نہیں روکا گیا تو یہ آگ مزید بھی پھیل سکتی ہے. اس پر ہم مزید بات بھی کریں. مشال خان کی فیملی ہمارے ساتھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک. مشال خان کی فیملی سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ نوشین لغاری کا جو ایشو ہے، ایک ڈاکٹر، ایک لڑکی جو کہ ڈاکٹر بننے جا رہی تھی، اس کا ذہن کیسے بدل گیا، نورین لغاری کا ذہن کیسے بدل گیا، نورین جو ہے وہ انتہا پسند کیسے ہو گئی، ایک MBBS ڈاکٹر بننے جا رہی تھی، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم مشال خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت اس کی فیملی ہمارے ساتھ ہیں، اس کی بہن اور اس کی والدہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. کچھ اہم سوالات ہیں وہ میں آپ سے کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو آج دوست ہیں مشال خان کے، عبداللہ، ان کا ایک بیان آیا ہے اور وہ بیان انہوں نے عدالت میں دیا ہے، جس میں وہ مشال خان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بڑا زبردست لڑکا تھا، بہت ہی رحم دل تھا، کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا، ہر سیمسٹر میں ٹاپ کرتا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا. یہ تو عبداللہ نے بتایا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا مشال کے بارے میں، کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں. جی، مشال خان جو تھا، جو عبداللہ نے بتایا وہ سچ ہے، کیونکہ مشال جیسے انسان لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتا ہے. مشال خان بہت ہی اچھے انسان تھے، رحم دل بھی تھے، اور انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ 100% صحیح ہے. مشال خان ایک اچھا مسلمان بھی تھا، اور اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ وہ ایک سچا مسلمان تھا. اینڈ ہی واز دا بگ فین آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ بہت ہی اچھا انسان تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ بلیو کرتے تھے. اور عبداللہ نے جو بھی بتایا اور جو سچ تھا، جو حق ہے، وہ آج سامنے آیا ہے. یہ بتائیے گا کہ کبھی ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے یقین کیا جس قسم کے الزامات جو ہیں مشال خان پہ لگائے گئے تھے؟ نہیں جی، ہمیں پتہ تھا، کیونکہ ہمارا بھائی تھا، اور جن کے ساتھ آپ کی 25 سال زندگی گزر جاتی ہے تو مطلب ان کا سب کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے انسان تھے، کیسے تھے. تو ہمیں تو پتہ تھا، ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا کہ بہت بڑی سازش ہے، اور اس کا ہمیں اندازہ بھی ہوا تھا پہلے دن کے ان کے چہرے کا جو حال تھا یا ان کی انگلیوں کے ساتھ جو کیا تھا، تو ان سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پرسنل جیلسی ہے کسی کی، اور ایسا اسلام کے لوگ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہی ہیں آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا، وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا کہ وہ نہیں کر سکتا اس طرح کی باتیں، گستاخی کی یا جو ہے توہین کی باتیں وہ نہیں کر سکتا. آپ کو تو پہلے سے پتا تھا، لیکن اس 3-4 دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مشال کے حق میں بات کی ہے. ابھی میں نے بتایا علماء حضرات جو ہیں وہ بھی یہی موقف ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کا ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لیا نہیں جا سکتا، کسی پہ جھوٹا الزام لگایا نہیں جا سکتا. تو یہ تمام باتیں سن کے مزید تسلی ملی ہے، مزید اطمینان ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک سپورٹ نظر آ رہی ہے مشال خان کے لیے. ہاں جی، آج بذات خود مجھے بہت زیادہ تسلی ہو رہی ہے، کیونکہ حق بات جو تھی وہ اب سامنے آ رہی ہے. اور پہلے دن ہم بہت پریشان تھے کہ شاید ایسا ہو، شاید لڑکوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تو اسٹرانگ بلیو تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی انسان کے دل میں شک ہوتا ہے. لیکن ہمیں اب بالکل تسلی ہو گئی ہے کہ مشال خان جیسے بھی تھے اور جو ہمارے نظر میں تھے یا دنیا کے نظر میں تھے، تو وہ آج ایک گریٹ انسان بن گئے، اور وہ ان کے جو نظریات تھے وہ آج زندہ ہو گئے ہیں. ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ چیف منسٹر ہوں خیبر پختونخوا کے، IG ہوں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی اس قسم کا ثبوت نہیں ملا ہے. پھر ایک ملزم وجاہت، اس کا بیان آج سامنے آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ بیان کہلوایا گیا تھا. عبداللہ وٹنس تھا، اس کا بیان بھی سامنے آ گیا. تو جو لوگ ان کے بارے میں بتائیں جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، کیونکہ پہلے دن کہا جا رہا تھا کہ ان کی نماز جنازہ میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان باتوں کو، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ مکمل جھوٹے تھے، اور ان کی سپورٹ ہے آپ کو اور آپ کی فیملی کو. بالکل، لوگ پہلے دن سے ہی ہمارے سپورٹر تھے، لیکن جو الزامات انہوں نے لگائے تھے تو وہ اس قدر الزامات تھے کہ شاید ان
چونکہ اس میں جو نام تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اسلام کے بارے میں تھا. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ مذہبی جنونی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, ہم سب ان کے عاشق ہیں, عاشق رسول ہے. تو سب کو مطلب یہ شک تھا, لیکن شک بھی ایسا نہیں تھا, کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا جو جنہیں ہمیں نہیں جانتے سوسائٹی میں, جنہیں اپنے پڑوسی نہیں جانتے, کیونکہ وہ اپنی کاپی اور اپنے کتاب لے کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر وہ کام کرتا تھا, اسٹڈی کرتا تھا. باتیں تو وہ کرتا نہیں تھا, خاموش انسان تھے, انتہائی خاموش انسان تھے, سیریس انسان تھے, اور اتنے سنسیئر تھے کہ بڑی مطلب ان کی زندگی جو تھی یا ان کی جو ایج تھی وہ بہت زیادہ کم تھی. اور اس لحاظ سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی وہ گھر سے باہر نہیں, آکم سے جب وہ آتے تھے عبدالولی خان یونیورسٹی سے, تو گھر میں یہاں پر بسیرا کرتے تھے, اس کے کبھی باہر نہیں جاتے تھے. اور مطلب گھر میں ان کا زیادہ کام ہوتا تھا لیپ ٹاپ پہ, اس کے علاوہ فون میں یا جو بھی ان کے نوٹس ہوتے تھے وہ پریپیئر کرتے تھے, وہ تیار کرتے تھے, آرٹیکلز لکھتے تھے. تو سب کو پتہ تھا کہ مشال خان کے گھر جو بھی جاتا ہے تو وہ اپنی کتابیں لے کے وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے لیے ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جگہ خاموشی ہو, تو وہاں پہ وہ اسٹڈی کرتا ہے. تو لوگوں کو بلیو تھا یہاں پر جو عورتیں آئی بڑی تعداد میں آئی تھی, جگہ نہیں تھی اس کی نماز جنازہ میں. جب انہیں دفنایا جا رہا تھا یا جب دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ہمیں خود جگہ نہیں تھی کہ ہم ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں پر جا رہے تھے, لیکن جگہ بالکل کم تھی, بہت زیادہ کم جگہ تھی. اور وہ جو بھی خواتین آئی, ہم گھر میں تھی چونکہ, تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی, بہت زیادہ رونے کی ان کی انتہا نہیں تھی. مجھے بتائیے گا بہت زیادہ اداس تھی, بہت زیادہ. جو حکمران ہے یا جو حکومت ہے ان کے رد عمل سے مطمئن ہے, اور آپ کی والدہ سے بھی ذرا یہ پوچھیے گا کہ انصاف کی توقع ہے ان کو اس سسٹم سے یا نہیں؟ وینن چې کوم سیستم جوړ شو لکه نن چې کوم دغې نه څه ناسم مطمئن یې یا څه د حکومت نه د انصاف طلبګار یې؟ نو بس دا د څه باره کې وایي؟ اوس چې کوم نن نوی ایکټ وشو که نه چې نن کوم دغه وشو خبرې وشوې د عبدالله بیان رالی چې مشال کلیر دی او ټولو خلکو ګوایانې ورکړې چې او دغه د حق فیصله وشوه, نو وایي چې لکه د دې نه څه مطمئنه شوئ د حکومت نه یا د انصاف څومره طلبګار یې؟ بس څه ناڅه زما په زړه کې دا رالل چې هغه سره انصاف کولو واله شته څوک, نو بس که داسې عبدالله چې څنګه ویناګانې وکړي او داسې د نورو هم وکړي نو دا به ډېره ښه ودی کی وینا. کہہ رہی ہے کہ عبداللہ نے جو بھی بیان جاری کیا ہے اس سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں, اور کہہ رہی ہے کہ اگر ہر لڑکا, ہر بندہ آکم یونیورسٹی کا یا اس پاکستان کا لڑکا نوجوان اسٹوڈنٹ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ ہاں مشال بے گناہ تھا تو مجھے تسلی ملے گی, اور ہر بندہ عبداللہ بن جائے تو مشال خان کی جو سچائی ہے وہ سامنے آئے گی, اور حکومت سے ہم مزید انصاف کی توقع رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور توقع کرتے ہیں کہ انصاف ملے. اس کیس کو اب جو ہے ہر لیول پہ اٹھایا گیا ہے. چیف منسٹر نے بھی بات کی ہے. مجھے بظاہر اس چیز پہ افسوس ہوا تھا کہ تیسرے دن جا کے وزیر اعظم پاکستان نے اس اہم ایشو پہ بات کی. ان کا کام تھا کہ پاکستان کو لیڈ کریں, اس اہم ایشو پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں, لیکن انہوں نے تاخیر کی. بہرحال 3 دن بعد ان کا جو ہے رد عمل اس ایشو پر ضرور آیا. ایک اور ایشو پہ بات کرتے ہیں. حیدرآباد کی لڑکی ہے نورین لغاری, جو کہ MBBS ڈاکٹر بننے جا رہی تھی, MBBS کر رہی تھی, ڈاکٹر بننے کا خواب تھا, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, کس نے اس کا ذہن بدل دیا. کچھ دن پہلے وہ لاپتہ ہوئی, اور اب یہ پتہ چلا کہ وہ لاہور میں تھی, اور لاہور میں وہ ایک دہشت گرد گروپ کے ساتھ تھی اور بڑا ہی خطرناک کام کرنے جا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ ایسٹر کے موقع پہ دہشت گردی کا واقعہ کرنا تھا, سوسائڈ اٹیک کرنا تھا, اور وہ سوسائڈ اٹیک میں خود شامل ہوتی اگر آپریشن نہ ہوتا اور اس آپریشن کے ذریعے اس کو بازیاب نہ کروایا جاتا. ذرا سنیے کیا کہہ رہی تھی وہ آج. میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. میں خود جو ہے وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی 2nd ایئر کی MBBS کی طالبہ ہوں. اس بات سے میں واضح کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. میں خود اپنی مرضی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی. علی کی شروع سے ہی دہشت گردانہ کاروائیوں میں منصوبہ بندی تھی, جیسے کہ خودکش حملہ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس اہلکاروں کو اغوا کرنا. اس کے ساتھ ابو فوجی نام
का लड़का था उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड किया। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि नेशनल एक्शन प्लान में भी हमने कहा था कि जो नफरत अंगेज मवाद है उसको खत्म करना होगा। अब शुबा जाहिर किया जा रहा है कि नौरीन लगारी जैसी लड़की भी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए इंतहा पसंद बन गई। तो आपके ख्याल में इस पर रियासत ने, हुकूमतों ने काम किया है इस नफरत अंगेज मवाद को खत्म करने के लिए ताकि इंतहा पसंदी को कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक एवेन्यू जरूर है जहाँ पर इस किस्म के मामला शेयर होते हैं। फेसबुक है और फिर उसके बाद जाहिर है कि इंटरनेट तो मौजूद है ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वो हेट मटीरियल जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किताबों की शक्ल में, किताबचों की शक्ल में और मुख्तलिफ तकरीरों की शक्ल में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसका कला कमा करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम सोशल मीडिया पे आएंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि बाहर के ममालिक या बाहर के बैठे हुए एजेंसीज जो हैं उसको किस तरीके से यहाँ पे रोका जा सकता है, अगर रोका जा सकता है एट ऑल। मेरा ख्याल है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करके तो शायद वो जो बड़ा मसला है हमारे लिए हेट मटेरियल का, शायद हम उसको कहीं चलिए दोनों के लिहाज से बता दीजिए, आपके ख्याल में किस हद तक हुकूमत ने इस पे काबू पाने की कोशिश की है? मेरा ख्याल है हुकूमत का फोकस ज्यादा नहीं रहा, हुकूमत का फोकस तो दाइश पे भी नहीं रहा। यानी अगर ये बच्ची अभी जो कह रही है कि ये लड़ आ गई और अगर ये मिसाल के तौर पे शाम जाके भी वापस आ जाती, जिस तरह बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो जमीनी रास्ते से चले जाते हैं या फिर वापस आ जाते हैं, तो हमारे पास कोई काबू और कंट्रोल नहीं है ये देखने का कि ये लोग वहाँ बाहर गए थे, क्या कर रहे थे, क्या करने गए थे और क्या करके वहां से वापस आए हैं और अभी यहाँ पे इनको कैसे ट्रैक किया जाएगा। तो जो ट्रैकिंग का निज़ाम है, वो जो उनको आइडेंटिफाई करने का निज़ाम है, वो बहुत कमजोर है। मेरा ख्याल है रियासत को जो बुनियादी चीजें हैं पहले उन पे फोकस करना चाहिए, तो ये ऐसा ऐसा बाकी सब लोग इस तरह के नेट में आ जाएंगे, बजाय इस तरह रद्दुल फसाद और ज़रब हर 2 साल बाद 4 साल बाद करने के। ये एक कंटिन्यूस एफर्ट होनी चाहिए कि हमारी रियासत एक 21वीं सदी की रियासत की तरह बिहेव करे और उस तरह के अवामिल और उस तरह के अमाल करे जिस तरीके से 21वीं सदी रियासत को काबू में होना चाहिए कि कौन अंदर आता है, कौन जाता है और जब बाहर आते हैं, बाहर से वापस आते हैं तो कहाँ से वो के वापस आए और क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी, अपना तजिया दे रहे थे। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को अगर ख़त्म करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो नफरत अंगेज़ मवाद है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या किताबों में हो, उसको ख़त्म किया जाए। जो हेट स्पीच है उसको ख़त्म किया जाए और इस चीज़ का इरादा हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारे इरादे नेशनल एक्शन प्लान में कर चुके थे, लेकिन शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे उस पर अमल उस तरीके से नहीं हुआ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में एक दफ़ा फिर रेंजर्स के जो स्पेशल पावर्स हैं उनका मसला है और एक दफ़ा फिर उनको स्पेशल पावर्स देने में ताख़ीर हो रही है। इस दफ़ा दिए भी जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे और रुकावट की वजह क्या है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं कराची में रेंजर्स के इख्तियारात की, जो कि एक दफ़ा फिर मसला बन चुका है। रेंजर्स के जो खसूसी इख्तियारात थे, जो स्पेशल पुलिसिंग पावर्स रेंजर्स को दिए जाते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के जरिए, वो 15 अप्रैल को खत्म हो चुके हैं। जो आखिरी नोटिफिकेशन था सिंध हुकूमत की जानिब से वो 19 जनवरी को इशू किया गया था, जिसमें रेंजर्स को खसूसी पावर्स दिए गए थे, जिनमें उनको इख्तियार था कि वो सर्च कर सकते हैं, वो ऑपरेशन कर सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये इख्तियार खत्म हो चुके हैं। आज सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस नोट आया जिसमें बताया कि सिंध रेंजर्स के पास इख्तियारात हैं, उनकी जो ड्यूटीज और फंक्शंस हैं उनको विड्रॉ नहीं किया गया है। आर्टिकल 147 के तहत अब भी वो सिंध में जो है काम करेंगे और ये इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं 19 जुलाई 2017 तक। इसके बाद रेंजर्स की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने बताया कि बैकअप फोर्स के तहत जरूर रेंजर्स काम कर सकती है आर्टिकल 147 के तहत, लेकिन जो खसूसी इख्तियारात थे एंटी टेररिज्म एक्ट के जरिए जो उनको मिलते थे वो अब खत्म हो चुके हैं। तो लिहाजा सर्च ऑपरेशन या अरेस्ट के इख्तियारात अब रेंजर्स के पास मौजूद नहीं है। एक अहम बयान भी आज आया गवर्नर सिंध
मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा कि इस वक्त रेंजर्स को विड्रॉ करना कराची के लिए नुकसानदेह साबित होगा। कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका इंटरव्यू किया नदीम मलिक साहब ने, और अली जरदारी साहब का ये कहना था कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे अब रेंजर्स का मसला हल होगा। ये पहली मर्तबा नहीं है कि रेंजर्स के जो इख्तियारात हैं उनमें तोसी में ताखीर की गई है। इससे पहले भी हमने देखा है कोई ना कोई वजह की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी जो है इख्तियारात में तोसी के ताखीर करती रही है। इस वक्त क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे फयाज यूनुस। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि एक मसला बन चुका है रेंजर्स के जो स्पेशल इख्तियारात हैं। माजी में भी हमने देखा है इसमें डिले हुआ है उनको इख्तियारात देने में। इस वक्त बुनियादी वजह क्या बनी है सिंध हुकूमत की तरफ से? देखिए जी, बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानिब से जो बुनियादी वजूहात बनी है वो आसिफ अली जरदारी के 3 दोस्त हैं जो 3 मुख्तलिफ मकामात से लापता हुए हैं। एक कराची के इलाके सिराबकोट, एक जामशोर सिंध से, और एक इस्लामाबाद से। इन तमाम तर अफराद पर जो प्रेशर दिया जा रहा है बराह रास्त अब रेंजर्स पे कुछ लो ले और दो की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। रेंजर्स की जानिब से पहली दफा ऐसा हुआ है कि महकमा दाखिला सिंध के जो वजाहत है उसका जो है जवाब दिया गया। इससे पहले आज तक रेंजर्स ने इस तरह की कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं की। इससे पहले हमने देखा कि जब रेंजर्स इख्तियारात का मसला आया था तो उस पर डॉक्टर आसिम का जिक्र आया था। उसके बाद अब जो सिलसिला है उसमें रेंजर्स की जानिब से पहली दफा प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें वजाहत की गई है कि रेंजर्स के पास इस वक्त कराची में कोई भी इख्तियारात नहीं है। अगर सिविल इंतजामिया रेंजर्स को बैकअप सपोर्ट के लिए कॉल करती है तो रेंजर्स वहां पर पहुंचेगी और उनकी मदद करेगी। पुलिसिंग के इख्तियारात मुकम्मल तौर पर रेंजर्स के पास खत्म है। प्रेशर दिया जा रहा है बराह रास्त अब रेंजर्स पर कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी जो है इख्तियार करो और हमसे बातचीत करो। यही लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी के जो 3 दोस्त लापता है उनकी जो जाहिरी है कुछ दिनों में जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं ना कहीं से उनकी करेंगे, जिसके बाद जो है रेंजर्स के इख्तियारात भी जो है दोबारा से मिलेंगे। जी अच्छा फयाज, हमने देखा है कि माजी में जब भी ताखीर होती है इख्तियारात देने में तो कोई ना कोई वजीर आके ये जरूर कहता है कि बातचीत हो रही है, मामला हल हो जाएगा। इस वक्त भी क्या सिंध हुकूमत का यही मौकिफ है कि वो एग्जामिन कर रहे हैं सिचुएशन को, या आपको लगता है कि इस मर्तबा इख्तियारात मिलने में मुश्किल होगी? क्योंकि ये भी क्या सराहियां हो रही है कि अब जो है सिंध में भी रेंजर्स को उस तरह के इख्तियारात दिए जाएंगे जो कि पंजाब में दिए गए हैं, यानी कि बैकअप फोर्स के तहत तो वो काम कर सकते हैं अगर पुलिस को जरूरत हो, सिविल इंतजामिया को जरूरत हो, लेकिन जो स्पेशल पावर्स हैं जो कि सिंध में पिछले कई अरसे से दिए जा रहे हैं वो शायद ना दिए जाएं। देखिए बिल्कुल, कल गुज़िश्ता रात अगर हम देखें नासिर अली शाह जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उनका मौक़िफ़ आया था, वो रेंजर्स की कारकर्दगी से मुतमईन है। वो कहते हैं जल्दी रेंजर्स को इख्तियारात मिल जाएंगे। लेकिन आज महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक नोटिफिकेशन आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि रेंजर्स के पास इख्तियारात हैं, वो बैरिकों में वापस ना जाए। हमें ऐसी इतलात मिली है कि रेंजर्स की नफरी बैरिकों में चली गई, पेट्रोलिंग नहीं करी, स्नैप चेकिंग नहीं कर रही। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम असम्बली में भी इसकी आवाज़ उठाएंगे और रेंजर्स के इख्तियारात कराची में बहुत जरूरी है, क्योंकि कराची ऑपरेशन को एक मरतबा फिर ब्रेक लग चुका है, कराची ऑपरेशन रुक चुका है और कराची ऑपरेशन कामयाब करने में जो अहम किरदार अगर हम कहें तो रेंजर्स का है, क्योंकि रेंजर्स ने कराची में अहम अस्करी विंग्स तोड़े हैं, उनके टारगेट किलर्स को पकड़े। अगर हम बात करें कलदम तंजीमों के खिलाफ भी तो रेंजर्स ने काफी अच्छा काम किया है। अगर कराची में रेंजर्स के इख्तियारात महदूद किए जाते हैं तो इससे कराची ऑपरेशन मुतासिर होगा। जो कारकर्दगी और जो पुलिस का जो मोराल अप हुआ है, रेंजर्स का जो मोराल अप हुआ है, अगर हम इस पोजीशन को डाउन करेंगे तो उनके लिए भी बहुत मसले बनेंगे। जी आज चौधरी निसार ने भी तफसील से जवाब दिया और बताया नेशनल असेंबली में कि जो ऑपरेशन किए हैं रेंजर्स ने उसमें उनको कितनी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन इस पर जरा तफसील से बताएगा कि क्या इस वक्त रेंजर्स कराची की सड़कों पे स्नैप चेकिंग, पेट्रोलिंग कर रही है या नहीं कर रहे? देखिए अगर बात करें इस वक्त 46 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। कराची के जितने भी हसास मकामात पर या जहां पर भी कराची की मकामात पर रेंजर्स की जानिब से चौकियां बनाई गई थी वहां पर हमें कोई भी एहलकार नजर नहीं आता। पेट्रोलिंग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। सिर्फ 4 मकामात पर जो है रेंजर्स की नफरी तैनात है, एक सीएम हाउस, एक गवर्नर हाउस,
एक जो है एयरपोर्ट और एक उनका जो अपना हेड क्वार्टर है उसके एतराफ में हमें एहलकार नजर आते हैं। बाकी जजेस के प्रोटोकॉल के साथ उनकी गाड़ियां जरूर चल रही हैं। ईस्टर का त्यौहार था, उसके मौके पर भी रेंजर्स ने आज जो है सिक्योरिटी फराम नहीं की। आज मैट्रिक के हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स के एहलकारों को तलब किया गया था, वहां पर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम नहीं दिए। वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इसलिए हम कराची में जो है ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन फयाज मुझे ये बताइएगा, जो आज सिंध हुकूमत का होम डिपार्टमेंट का प्रेस नोट आया उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2016 को 1 अगस्त 2016 को जो इख्तियारात दिए गए थे रेंजर्स को, उसमें पिकेट्स का बनाना, पेट्रोलिंग करना सड़कों पे, हाई वैल्यू एस्टैब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये तमाम चीजें उनके इख्तियारात में वो कहते हैं कि मौजूद है। देखिए जी, जो तर्जुमान रेंजर्स ने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें वो कहते हैं कि आर्टिकल 147 के तहत हम लोग सिर्फ बैकअप सपोर्ट पे हैं। अगर सिविल इंतजामिया हमें बुलाएगी तो हम उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। वो कहते हैं कि अभी तक अगर हमें सिविल इंतजामिया कहीं कहेगी कि आप यहाँ पर आकर पेट्रोलिंग करें, स्नैप चेकिंग करें या पिकेट लगाएं ताकि यहाँ पर कुछ दहशतगर्दी के खदशात है तो फिर हम करेंगे। उसके अलावा इस वक्त हमारे पास ठीक है। फयाज यूनुस साहब, हमें अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से आगाह कर रहे थे कि आज जो सिंध हुकूमत की जानिब से प्रेस नोट आया, इसके बाद उसका जवाब दिया है प्रेस रिलीज के जरिए रेंजर्स ने। अब हम इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पीर मजहरुल हक साहब। पीर मजहरुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक मरतबा फिर रेंजर्स के जो खसूसी इख्तियारात है वो मसला बन चुके हैं। पहले भी हमने देखा है कि बड़ी ताखीर की है सिंध हुकूमत ने उनको इख्तियारात देने में। अब ये वापस मसला बने, क्या इशू क्या है? क्योंकि अफवाहें तो ये गर्दिश कर रही हैं कि जरदारी साहब के साथियों को जो लापता हुए हैं उसकी वजह से शायद रेंजर्स के इख्तियारात को इस वक्त जो है नहीं दिया जा रहा है। नहीं, उसका रेंजर्स से क्या ताल्लुक है? अगर रेंजर्स वालों ने उठाया होता तो उनको अभी तक वो पेश करते थे, क्योंकि उनको पता है कि अभी इतना तजुर्बा उनको भी है कि अगर किसी को वो उठा रहे हैं तो अदालत में वो पेश कर देते हैं। शुरू में भी ऐसे हुआ, सारे डॉक्टर आसिम को भी जब उन्होंने पकड़ा तो अदालत में ले आए। ये मामला कुछ लगता है कुछ सीरियस है और उसका रेंजर्स से कोई मामला नहीं है। रेंजर्स का जो ताल्लुक है, हम सब सिंध के लोग चाहते हैं, सिंध हुकूमत भी चाहती है और सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध का अमन अमान आइडियल होना चाहिए। हम लोगों ने खुद उनको ये अख्तियारात दिए, किसी ने हमें हुक्म नहीं दिया है ऊपर से किसी ने। हमने आपस में मिल के ये फैसला किया था कि पुलिस की कैपेसिटी को देखते हुए हमें इस वक्त जो ज़रूरत है रेंजर्स की, और रेंजर्स तो हमारे पास वैसे बैठी है 25 साल से और उसका सारा खर्चा सिंध हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। लेकिन ये पुलिसिंग पावर देने का ये फ़ायदा हुआ कि टारगेट किलिंग आप देखें तकरीबन ज़ीरो हो गई है। इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं लेकिन वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल। फिर ये जो ख़ास तौर पे जो दहशत गर्दी, खुदकुश बम्बार और जैकेट्स और एक्सप्लोजिव्स और बड़े ख़तरनाक हथियार, इनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है और इक्विपमेंट्स इनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है और पुलिस और रेंजर्स मिलकर ये काम कर रही है। तो मैं अगर इससे फायदा हुआ है और आप कहते हैं कि रेंजर्स ने अच्छा काम किया है तो फिर वजह क्या है? अगर आप कहते हैं जरदारी साहब के साथियों का गायब होना उसका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, फिर वजह क्या है? क्यों जो स्पेशल पुलिसिंग पावर्स हैं वो रेंजर्स को नहीं दिए जा रहे इस वक्त? और बात ये की जा रही है कि शायद जिस तरह पंजाब में सिर्फ एक बैकअप सपोर्ट के तौर पर रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसी किस्म के इख्तियारात तक महदूद रखा जाएगा रेंजर्स को सिंध में। नहीं, मैं तो कहता हूँ पंजाब को भी ये गलत रवायत डाल दी गई थी और अब देखें उसको मिसाल अगर बनाया जाए एक गलत रवायत को, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और पंजाब में तो देखें ना, अगर वो इस तरह से जो सिंध में अख्तियारात थे रेंजर्स को अगर पंजाब में होते तो ये नूरीन लिगारी वाला वाक़या पेश नहीं आता। और वो ये तो एक गुड लक थी कि वो पकड़े गए वो, लेकिन अगर ये सिस्टम सही होता जिस तरह हमारे पास कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो वक्त से पहले ही हो जाता। अब वो कहते हैं, जो वीडियो आपके सामने आई है, आपने मीडिया पे चलाई है, उसको यानी वो खुद अपनी मर्जी से गई लेकिन उसको ब्रेन वॉश किया गया। और ये आजकल आपको पता है सबके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आईटी की। पीर मजहर साहब, इस वक्त सिंध हुकूमत क्या सोच रही है कि जो स्पेशल पुलिसिंग पावर्स माजी में थे वो दिए जाएंगे रेंजर्स को या नहीं दिए जाएंगे? मेरे ख्याल में वो यही सोच रहे हैं कि देने चाहिए, क्योंकि उसका फायदा हुआ ना, हमें फायदा देखो सूबे को हुआ है। अब ये पंजाब में नहीं मान रहे हैं, पंजाब इस वक्त हब है, जो भी टेररिस्ट हैं उनका हब पंजाब में है।
साउथ पंजाब से अब वो सेंटर पंजाब आ गया, अब लाहौर है। अब कितनी बड़ी एक दिल हिलाने वाली बात है कि लाहौर शहर जो है दारुल हुकूमत, वहाँ से वो बच्ची बरामद आई है, इनकाउंटर हुआ है और वो मारे गए, पकड़े गए, कुछ पेश कर पंजाब के इशू पे तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पीरमर्ज़ा साहब मैं चाह रहा हूं कि जो सिंध में इख्तियारात है रेंजर्स के, जो कि बार बार मसला बन जाते हैं, 90 दिन के लिए दिए जाते हैं, फिर ताखीर होती रहती है, 4-5-6 दिन गुजर जाते हैं, सियासी बयानबाजियां इस पर चलती रहती है। मैं चाह रहा था फोकस उस पर ही रखें। और आप कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब के साथियों का भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो कुछ देर पहले नदीम मलिक साहब को जो इंटरव्यू दिया है जरदारी साहब ने, तो उसमें उन्होंने कहा है गिव एंड टेक की बुनियाद पे अब ये रेंजर्स का मसला हल होगा। ये किस किस्म का बयान है और जरा इसकी तशरीह करना पसंद करेंगे? गिव एंड टेक की क्या जरूरत है रेंजर्स के इख्तियारात में? देखिए, आई डोंट नो, लेकिन मैंने जो देखा, जो हिस्सा मैंने देखा उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा कि ये सूबाई हुकूमत जो है वो खुद इससे डील कर रही है और वो कर, अब ये सूबाई हुकूमत, मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा इस वक्त हुकूमत की, मैं पार्टी में हूँ और मेरा अपने मुझे ज़ाती हैसियत में आप लोग बुला लेते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ जो हमारी पार्टी की सोच है कि अमन अमान बेहतर हुआ है, उसका फ़ायदा आइंदा इलेक्शन में भी हमें होगा। इस वक्त भी हमारे अवाम बड़े खुश हैं। मैं तो इससे एक कदम आगे जाके कहता हूँ कि ये इंटीरियर में भी सिंध के हर इलाके में जो डाकू कल्चर है उसको ये ख़त्म किया जाए और वो रेंजर्स ही कर सकती है पुलिस के साथ मिलके। तो आप समझते हैं कि इंटीरियर सिंध में भी रेंजर्स को जो है वो खसूसी इख्तियारात देने चाहिए? मेरा ये ज़ाती ख्याल है, क्योंकि ये वहाँ पर पुलिस ने बड़ी एडी ख्वाजा के आने के बाद काफ़ी अच्छी वहाँ जो पुलिस अफसर हैं, ख़ासतौर पे हमारे जो 2-4 डिस्ट्रिक्ट दादू है, शिकारपुर है, ये 2-4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें बड़ा क्राइम था, खैरपुर भी था उसमें, और ये इन इलाकों में काफ़ी कंट्रोल हो गया है, जो अफसरान अच्छे रखे गए और उनको उनसे काम अच्छी तरह लिया गया। उसका क्रेडिट भी आप एडी ख्वाजा साहब को दे रहे हैं, जबकि आपकी हुकूमत जो है वो रुखसत करना चाहती है एडी ख्वाजा साहब को। ये मामला क्या है? एडी ख्वाजा साहब अच्छे आईजी हैं, सब तारीफ करते हैं, खुद सिंध हुकूमत तारीफ करती रही है, उनको हटाना चाहती है। रेंजर्स के इख्तियारात से सिंध हुकूमत खुश नहीं नजर आती। कभी नैब से प्रॉब्लम होता है, कभी FIA को कहते हैं कि आप सूबे में आके कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तमाम इदारों की कार्रवाई से मसला क्या है सिंध हुकूमत को? ये आप मिक्स वेजिटेबल नहीं बनाए। मैंने आपको जब अपना खुद व्यू दे दिया कि एडी ख्वाजा अच्छे आईजी हैं, अब उस पर आप बैठ के 5-6 चीज़ें आपने मिक्स करके कह दी, तो मैं तो कासिर हूँ। आपने अपना ज़ाती राय तो दे दी, मैं तो सिंध हुकूमत का पूछ रहा हूँ, सिंध हुकूमत को क्या मसला है इससे? सिंध हुकूमत को आई डोंट नो क्या मसला है, वो आप चीफ मिनिस्टर साहब से मालूम करें। मैं जो जहाँ तक मेरा ख्याल है सब उनसे राजी हैं। अब कोई हो सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया पीर मजहर उल हक साहब, अपनी राय के लिए हमें। पीर मजहर उल हक साहब कह रहे थे कि कराची में रेंजर्स ने अच्छा काम किया है, इख्तियारात जो हैं, जो खुसूसी इख्तियारात हैं वो उनको मिलने चाहिए, और सिर्फ कराची में नहीं मिलने चाहिए, इंटीरियर सिंध में भी जो डाकू राज है उसको खत्म करने के लिए खुसूसी इख्तियारात देना जरूरी होंगे रेंजर्स को। ये कहना था पीर मजहर साहब का। एडी ख्वाजा साहब की कारकर्दगी से भी खुश हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। तो उसे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।